दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया और उनके देहांत के बाद में मीडिया ने, सरकार ने, कांग्रेसियों ने, सबने उनके गुणगान गाने शुरू किए। पब्लिक को बरगलाया जा रहा है कि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने देश के बहुत बड़े सुधार किए और पता नहीं क्या-क्या किया। लेकिन मैंने पिछले साल एक लाइव स्ट्रीम की थी, जिसमें मैंने उनको इकोनॉमी का विलेन बोला था। ये स्ट्रीम मैंने 19 जून 2023 को की थी और मैंने बोला था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा मौकापरस्त था, अपने करियर के बारे में हमेशा चिंता करता था और यही सोचता था कि किस तरीके से मैं पावर के साथ में रहूँ। मैं ये बोलना नहीं चाहता कि 2008 में जो बम्बई में 10 आतंकवादियों ने हमला किया था, उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर था, आप सब जानते हैं। सबसे कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर अगर भारत के इतिहास में कोई हुआ है, तो ये था। इसने पूरी अपनी पावर जो है, ये सोनिया गांधी के पास गिरवी रख दी थी। सोनिया गांधी की जो एनएसी थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती थी। पुलक चटर्जी सारी फाइलें इसके पास से ले जाते थे और सोनिया गांधी को दिखाते, उसके बाद ही ये कोई काम करता था। किसी मंत्री को ना लेने की, ना हटाने की इसके पास ताकत थी। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जितने घोटाले और करप्शन इसके टाइम में हुए थे, वो सबको आपको मालूम है। तो मैं आपकी सुविधा के लिए वो जो वीडियो मैंने बनाया था, वो चला देता हूँ और आप सुनिए कि ये कैसा आदमी था और मैंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले इसके बारे में अपने वीडियो में क्या बोला था। वेट करिए, हम थोड़ा-सा लगाता हूँ मैं, सुनिए। आपको थोड़ा बुरा लगेगा कि मैं एक जो आदमी मर चुका है, उसके बारे में ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन जो सही है, वो सही है, उसके बारे में बोलना पड़ेगा। नेहरू के बारे में हम बोलते हैं, गांधी के बारे में बोलते हैं, शास्त्री के बारे में बोलते हैं, इंदिरा के बारे में बोलते हैं, राजीव गांधी के बारे में बोलते हैं। तो इसके बारे में बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग अगर इनकी गलतियों से कुछ नहीं सीखेंगे, तो आगे चल कर के हमारे को ऐसे ही तकलीफ होती रहेगी। तो आप सुनिए, मैंने ये वीडियो उस समय बनाया था और इसको देखिए आप, क्या है ये। भी रहा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और पब्लिक को समझ में आया होगा कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस महान व्यक्ति का नाम, पर्सनालिटी का नाम जो है, वो डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह साहब हैं। तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम उनको रियल विलेन बोल रहे हैं, रियल विलेन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोल रहे हैं, जबकि काफी लोग उनको इकोनॉमिक रिफॉर्मर बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्मर बोल रहे हैं। अब किस बेसिस पे बोल रहे हैं, उसका मैं आपको थोड़ा-सा आधार बताता हूँ और वो है मनमोहन सिंह का थोड़ा-सा जीवन पढ़ लेते हैं कि ये कर क्या रहे थे, जब से पैदा हुए हैं तो कर क्या रहे थे। और उसके लिए हम अभी वहीं पे चले जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग जाते हैं, विकिपीडिया में, क्योंकि विकिपीडिया में तो काफ़ी चमचागिरी की गई होगी इनकी। तो उसी चमचागिरी को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब ने किया क्या है। कुछ डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको नोट करके रखना है। जी, जी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए डॉक्टर साहब,
अपना एडवोकेट साहब पढ़िए तो क्या बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह, हाँ, born 26th of September 1932, is an Indian politician, economist, academician, and bureaucrat who served as the 13th Prime Minister of India from 2004 to 2014. He is the third longest serving Prime Minister after Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. A member of the Indian National Congress, Singh was the first Sikh Prime Minister of India. He was also the first Prime Minister since Jawaharlal Nehru to be re-elected after completing a full 5-year term. just a Born minute. in Majumdar sir, 1 minute. He was re-elected second time, but he was never member of Lok Sabha. Correct, sir. He was not elected by public. He Correct, was sir. elected by somebody who was acting as super prime minister. आगे पढ़ो. Born in Gah, West Punjab, what is today's Pakistan, Singh's family migrated to India during its partition in 1947. After obtaining his doctorate in economics from Oxford, Singh worked for the United Nations during 1966 to 1969. He Important date to subsequently, know. 1966 to 69. 69. He was union. Then he subsequently began his bureaucratic career when Lalit Narayan Mishra hired him as an advisor in the Ministry of Commerce and Industry. Advisor of 1969 से लेकर के आगे तक. हाँ. फिर during the 1970s and the 1980s, Singh held several key posts in the government of India, such as Chief Economic Advisor for the period 1970 to 1976, Governor of the Reserve Bank of India 1982 to 1985, and Head of the Planning Commission 1985 to 1987. अब आगे पढ़ता हूँ सर. In 1991, as India faced a severe economic crisis, the newly elected Prime Minister P.V. Narasimha Rao inducted the apolitical Singh. It is important to know the apolitical Singh into his cabinet as finance minister. Over the next few years, despite strong opposition, he carried out several structural reforms that liberalized India's economy. Among these measures, although these measures proved successful in averting the crisis, ये बिल्कुल सफेद झूठ है. He carried out several structural reform that liberalized this, despite जो बोल रहा है ना, despite his strong opposition, गलत बोल रहा है. आगे पढ़िए. जी. Although these measures proved successful in averting the crisis and enhanced Singh's reputation globally as a leading reform-minded economist, and the incumbent Congress party fared poorly in the 1996 general elections. Subsequently, Singh was the leader of the opposition in the Rajya Sabha, the upper house of the Parliament of India, during the Atal Bihari Vajpayee government of 1998 to 2004. In 2004, when the Congress-led United Progressive Alliance came into power, early life and education. Singh was born to Gurmukh Singh and Amrit Kaur on 26th of September 1932 in Gah, Punjab, British India, into a Sikh family. He lost his mother when he was very young and was raised by his paternal grandmother, to whom he was very close. His early schooling was in the Urdu medium, and even as Prime Minister years later, he wrote his apparently Hindi speeches in the Urdu script, although sometimes he would also use Gurmukhi, a script used to write Punjabi, his mother tongue. After the partition of India, his family migrated to Amritsar, India, where he studied at Hindu College, Amritsar. He attended Punjab University, then in Hoshiarpur, Punjab, studying economics, and got his bachelor's and master's degree in 1952 and 1954 respectively, standing first throughout his academic career. He completed his economics tripos at the University of Cambridge in 1957. He was a member of the St. John's College. In 2005, in a 2005 interview with the British journalist Mark Tully, Singh said about his Cambridge days, "I first became conscious of the creative role of politics in shaping human affairs, and I owe that mostly to my teachers.
Joan Robinson and Nicholas Kaldor. Joan Robinson was a brilliant teacher, and she also sought to awaken the inner conscience of her students in a manner that very few others were able to achieve. She questioned me a great deal and made me think the unthinkable. She propounded the left-wing interpretation of Keynes, the economic theory, Keynesian theory, interpretation of Keynes, maintaining that the state has to play more of a role if you really want to combine development with social equity. Kaldor influenced me even more. I found him pragmatic, scintillating, stimulating. Joan Robinson was a great admirer of what was going on in China, but Kaldor used the Keynesian analysis to demonstrate that capitalism could be made to work. After Cambridge, Singh returned to India and served as a teacher at Punjab University. In 1960, he went to the University of Oxford for his D.Phil, where he was a member of the Nuffield College. His 1962 doctoral thesis under the supervision of I.M.D. Little was titled India's Export Performance 1951 to 1960, Export Prospects and Policy Implications, and was later the basis for his book India's Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth. Early career. After completing his D.Phil, Singh returned to India. He was a senior lecturer of economics at Punjab University from 1957 to 1969. During 1969 and 1960, sorry, he was a senior lecturer of economics at Punjab University from 1957 to 1959. During 1959 and 1963, he served as a as a reader in economics at Punjab University, and from 1963 to 1965, he was an economics professor there. Then he went to work for the United Nations Conference on Trade and Development from 1966 to 1969. Later, he was appointed as an advisor to the Ministry of Foreign Trade by Lalit Narayan Mishra in recognition of Singh's talent as an economist. From 1969 to 1971, Singh was a professor of international trade at the Delhi School of Economics, University of Delhi. In 1972, Singh was chief economic advisor in the Ministry of Finance, and in 1976, he was secretary in the Finance Ministry. In 1980 to 1982, he was at the Planning Commission, and in 1982, he was appointed governor of the Reserve Bank of India under the then Finance Minister Pranab Mukherjee and held the post until 1985. He went on to become the deputy chairman of the Planning Commission India from 1985 to 1987. Following his tenure at the Planning Commission, he was Secretary General of the South Commission, an independent economic policy think tank headquartered in Geneva, Switzerland, from 1987 to November 1990. Singh returned to India from Geneva in November 1990 and held the post as the advisor to the Prime Minister of India on economic affairs during the tenure of Chandra Shekhar. In March 1991, he became the chairman of the University Grants Commission. In March 1991, he became the chairman of University Grant Commission. उसके chairman बना दिया 1991 में, मार्च में, ठीक है? मई में इलेक्शन हो रहे हैं. इसके बाद क्या हुआ? काट रहा है. Personal life. ये छोड़ दो. We are not into political career. In June 1991, India's Prime Minister. रहने दो. हाँ जी, छोड़ दिया. यहाँ पढ़ो, अभी यहाँ पढ़ो. In 1991, India's fiscal deficit to President, Prime Minister Chandrasekhar. ठीक है? And during that time, our the gold reserve was kept as a mortgage. और यहाँ पे क्या बोल रहा है? In 1991, the fiscal deficit was close to 8.85% of the gross domestic product or so GDP. Who has done that? That was done by these people. When he was economic advisor of Prime Minister. Correct. तो किसकी वजह से गड़बड़ हुआ? चंद्रशेखर की वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ? 8.5% GDP. In 1991, India's fiscal deficit was close to 8.5% of the GDP. The balance of payments deficit was huge, and the current account deficit was close to 3.5% of India's GDP. Foreign
India's foreign reserves barely amounted to US 1 billion, enough to pay for 2 weeks of imports, in comparison to US 600 billion today. Evidently, India was facing an economic crisis. At this point, the government of India sought funds from the supranational International Monetary Fund, which, while assisting India financially, imposed several conditions regarding India's economic policy. In effect, the IMF dictated policy meant that the ubiquitous license Raj had to be dismantled, and India's attempt at a state-controlled economy had to end. Singh So explained to the now why he is credited with liberalization? IMF ने कंडीशन लगाई थी ना, इस चक्कर में लिबरलाइज किया ना आप लोगों ने. that is a product of force imposed by the IMF. हाँ, ये यहाँ क्या बोल रहे हैं? फिर बोल रहा है, Singh explained to the Prime Minister and the party that India is facing an unprecedented crisis. However, the rank and file of the party resisted deregulation. So Chidambaram and Singh explained to the party that the economy would collapse if it was not deregulated. To the dismay of the party, Rao allowed Singh to deregulate the Indian economy. Subsequently, Singh, who had thus far been one of the most influential architects of India's socialist economy, eliminated the permit Raj, reduced state control of the economy, and reduced import taxes. Rao and Singh thus implemented policies to open up the economy and change India's socialist economy to a more capitalistic one. In the process, dismantling the license Raj, a system that inhibited the prosperity of private businesses. छोड़ दो इसको, भी रहने दो. अभी यहाँ पे आ जाओ, इसको देखो क्या बोल रहा है. मैं इसको दिखाता हूँ. कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम क्या होती है, वो कैसे, कब आई थी और किसने बनाई थी और कैसे बनी थी. 2 बार कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम चालू हुई इंडिया में. जी सर. एक तो ये है इंडियन कानून का कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम 1963, जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब थे. The compulsory deposit scheme 1963, an act to provide in the interest of national economic development for compulsory deposit and for framing a scheme in relation thereto, be it enacted by Parliament in the 14th year of the Republic of India as follows. यहाँ पढ़ो. It's a person to whom act Persons applies. to whom the act applies. This act shall apply to the following categories of persons, namely persons liable to payment of land revenue, whether known as land revenue, rent, tax, or any other name under any law with respect to land revenue, whether or not such persons are liable to pay tax under the Income Tax Act. मतलब जिसके पास जमीन है, टैक्स देता है, नहीं देता, उसको लैंड रेवेन्यू देता है ना, उसको ऊपर लागू कर दिया. हाँ. Then persons liable to payment of tax under the Income Tax Act, holders of immovable properties situated in urban areas assessed to tax, whether known as property tax, house tax, or by any other name, who are not liable to payment of tax under the Income Tax Act. मतलब ऐसे ही property tax, बाकी house tax, बिजली, पानी, सबका मतलब भर रहा है आदमी, उसके ऊपर ये लगा दिया गया, जबकि हो सकता है कि वो आदमी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हो. Employees of the central and state governments, local authorities, मतलब municipalities, panchayat, सब घुसा दिए. Companies as defined in Section 3 of the Companies Act 1956, including foreign companies within the meaning of Section 591, and government companies as defined in Section 617 of that Act. Any other corporation, including a cooperative society established by or under a central, provincial, or state act, individuals or associations of persons or bodies of individuals liable to payment of tax under the Income Tax Act and entitled to deduct salary paid to the employees for the purpose of computing the income under that act, whose annual income from salary is 1,500 rupees or more, 1,500 rupees or more, and who are not liable to payment of tax under the Income Tax Act. किसको छोड़ा इन लोगों ने?
इसी को नहीं छोड़ा, देखिए, डीलर्स whose annual turnover determined in accordance with the provisions of any state act with respect to tax on the sale of goods is 15,000 rupees or more and who are not liable to payment of tax under the Income Tax Act, provided that टर्नओवर बोल रहे हो? हाँ, टर्नओवर ही तो बोल रहे हैं, 15,000 रुपीज। हाँ वही दुकानदार तो मतलब बचेगा ही नहीं, प्रोवाइडेड दैट वेदर आई अंडर एनी सच state act any amount higher than 15,000 rupees has been fixed as the minimum annual turnover for the purpose of registration under that act. The reference to 15,000 rupees in this clause shall be construed as a reference to that amount. Explanation: Dealer State Act includes the Provincial Act. Definitions: deposit means deposit of money, salary, urban area, year means financial year, requirement as to compulsory deposit, as from such date as the central government may by notification in the official gazette appoint in this behalf every person to whom this act applies other than a person falling under or clause B of section 2. अच्छा, ये section 2 उसका clause B में जाना पड़ेगा, shall make a compulsory deposit at such rate as may be provided for in a scheme framed under this act, provided that different notifications may be issued under this subsection or different dates in relation to different categories of persons, provided further that the rate of compulsory deposit shall not exceed the maximum rate specified in subsection 2. 2 का B को पढ़ें कि A को पढ़ लेते हैं पहले? नहीं पढ़ो, फिर भी पढ़ो। In the case of a person, 2A, the maximum rate of deposit shall be A. In the case of a person falling under clause A of section 2, 50% of the land revenue, including surcharge thereon, if any. If any, मतलब surcharge payment payable in respect of the land or lands held by him in the year for which the deposit is required to be made. Explanation: in this clause, year means the year with reference to land revenue, reference to which land revenues payable under any law with respect to land revenue. B. In the case of a person falling under clause C of that section, 3% of the annual rental value of the property, with reference to which the property is assessed to the tax referred to in that clause in the year in which the deposit is required to be made, provided that where the property is assessed to such tax, not with reference to its annual rental value, the maximum rate of deposit under this clause shall be 12.5% of such tax. अच्छा, ये रेंटल वैल्यू बोल रहा है, एनुअल रेंटल वैल्यू, तो मान लीजिए मैं रेंट पे किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन है मेरा प्रॉपर्टी, तो दूसरे पे रगड़ देगा ना वो। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो वो मतलब उस इलाके में the rent in vogue, in that locality will be taken into account. और क्या? That means the maximum rent will be calculated. See, in the case of a person falling under clause D of that section, 3% of his annual income from salary. Achha, 3% of annual income. In case of person falling under clause E of that section, 1/3 of 1% of his turnover during the year, मतलब dealers के लिए, businessmen जितने हैं, during the year immediately preceding the year in which the deposit is required to be made. Achha, in the case of a person falling under clause F of that section, a sum of 60 rupees per annum. 60 रुपया किसको दे रहा? Clause F. A person following. Urban area, अच्छा. Cantonment board, पंचायत, municipality है. 60 रुपया per annum. Person falling under clause B of section 2 by whom any additional surcharge is payable in respect of any assessment year. मत पढ़ो पूरा, मैं ये बोल रहा हूँ 1963 में ये सीरियस आया था। हाँ, तो ऐसे बना। That was only to meet the expenses incurred during the Chinese war. ठीक है, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये था कि चाइना के लड़ाई के टाइम में काफी खर्चा हो गया है और हमारा जो जीडीपी है वो कम हो रहा है, तो हमारे को कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, बिकॉज ऑफ दैट ये आया था। ठीक है, ये तो हो गया 63 वाली स्कीम जवाहरलाल नेहरू टाइम में। इसके बाद में 74 में एक आई थी स्कीम। अब 74 में हमारे प्रधानमंत्री साहब जो पहले वाले थे वो कहाँ थे?
74 की स्कीम कहाँ है? एक मिनट। निखिल जी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम जी दादा। जय श्री राम जी। नमस्कार, राधे नमस्कार, राधे। नमस्कार। 1974 कंपल्सरी डिपॉजिट 1974, ये इनकम टैक्स का है ना? हाँ, आ गया। एनीवे आ गया। हाँ, अब मैं आपको 74 की पढ़ाता हूँ। 74 में क्या किया था? 74 में भाई साहब कहाँ पर थे? ही वाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, उस समय ये वहां पर थे। तो ये क्या कर रहे थे? इन्होंने हमारी जो 71 वार के बाद में जो इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा था ना, तो इंदिरा जी को इन्हें सलाह दी थी कि आप फिर सीडीएस लेकर के आ जाओ, और वो सीडीएस लेकर के आ गए थे। वो सीडीएस इधर है, खुल जा भाई। ये आ गया सर्कुलर, एक मिनट, आ गया। जी जी। The President promulgated the Compulsory Deposit Scheme Income Taxpayers Ordinance 1974 on 17th of July 1974 to provide for compulsory deposits. एक मिनट, दिस वाज बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस है। हाँ ऑर्डिनेंस तो दिया हुआ है ना, ऑर्डिनेंस हाँ, 1974 on तो 17th of July इट वाज 1974. नॉट पास बाय पार्लियामेंट, फिर भी कलेक्ट No, करना no. शुरू कर दिया था। हाँ, To provide for compulsory deposits by certain categories of income taxpayers in the higher income brackets. This ordinance has since been replaced with minor modifications by the Compulsory Deposit Scheme Income Taxpayers Act 1974 under Section 19 of the Compulsory Deposit Scheme Income Taxpayers Act 1974. Herein after in the circular referred to as the Act, the central government is empowered to frame a scheme or schemes in relation to compulsory deposits, and the central government shall, in exercise of this power, frame the compulsory deposit in income taxpayer scheme 1974. Hereinafter, in the circular referred to as the scheme, the act has come into force with effect from 17th of July 1974, and the scheme with effect from 15th of November 1974. The circular ठीक है। explains the main provisions of the act and the scheme. नहीं, आइडिया इज टू शो कि इन्होंने कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम लेकर के आए और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। नाउ हु हैज एडवाइज्ड देम ऑल दिस? Dr. Manmohan Singh has advised the Prime Minister. तो हैड ही बीन गुड इकोनॉमिक्स, तो ये सब दुनिया भर का तमाशा क्यों करता था? दैट मींस ही वाज, और देखिए जो सर, ये बोल रहा है वो तो जी। ही वाज ओनली अ ब्लड सकर। देखिए सर, 2 में जो है compulsory deposit will have to be made for the assessment years 1975, 76 and 77 by the following categories of income taxpayers: individuals or citizens of India, Hindu undivided families, और देख लेते हैं सर और कौन कौन है। मेरा क्रोम ही गड़बड़ कर रहा है यार, क्या बताऊं। और ये नहीं कि भाई किसी ऐसी जगह पे रहा हो जहां पर कि ही वाज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी। डेफिनेटली सर। उसके बाद में 90 में जिस समय चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई, उस समय इसने उनको एडवाइस कर दिया कि आप गोल्ड मॉर्गेज कर दो। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो ये भाई साहब चले गए बाहर कहीं पर, यूएनओ में, जेनेवा में चले गए, वहां पर बैठ करके कुछ काम कर रहे थे। तो जब भी इलेक्शन हुए और इंडियन गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि हाँ हमारा इतना गोल्ड बाहर रखा हुआ है और सिर्फ हमारे पास में आई थिंक 7 बिलियन कुछ ऐसा करके डॉलर था, जो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए था। जी जी अगर जी जी। तक हमारे को कोई इंतजाम नहीं होता तो वी आर डिफॉल्टर, जैसे कि पाकिस्तान की हालत है। तो इन्होंने मतलब आईएमएफ को अप्रोच किया। उस समय का मैं ढूंढ रहा था, मेरे मिला नहीं। आरके लक्ष्मण का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कार्टून आया था जिसमें ये लोग आईएमएफ का पैसा लेके बाहर निकल रहे हैं और मतलब बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उनसे पैसा निकाल लिया
और ऐसा मत बोल देना कि हमारे को हमारा हाथ मरोड़ करके हमारे से ये पॉलिसी साइन कर। तो अगर 91 में आईएमएफ ने हमारे ऊपर शर्त ना लगाई होती कि आप अपने रुपए का डिवैल्यू करो और अपनी इकोनॉमी को खोलो, तो अभी भी हम लोग उसी लाइसेंस राज में चल रहे होते। अगर ये आदमी इतना बड़ा रिफॉर्मर था तो इसने जिस समय इंदिरा जी के टाइम में सीडीएस क्यों लागू की, इसने लाइसेंस राज क्यों नहीं खत्म किया? जिसको आज की डेट में हम पूजा करते हैं कि इसने बहुत बड़ा काम किया, ये किया। मैं तो बोलता हूं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, ना नरसिम्हा राव ने किया, ना मनमोहन सिंह ने किया। इनको आईएमएफ ने इनकी नाक पकड़ के मुंह से सांस दिलवाई है और उसी रास्ते पर चल करके देश को आगे चलना था। लेकिन वही है नेहरूइज्म इकोनॉमी, इंदिरा जी की इकोनॉमी, ललितनाथ मिश्रा जैसा चोर आदमी इसको इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया था। मैं तो ये सोचता हूँ कि अ मैन इज बेस्ट नोन बाय कंपनी ही कीप्स। अगर ललितनाथ मिश्रा जैसा आदमी इसको लेकर के आता है तो नंबर 1 चोर था, इसलिए लेकर के आया था। जी लाइसेंस राज के चक्कर में तो उसका 1974 में वहां पे दानापुर में, कहां पर, समस्तीपुर में कहीं पर हत्या हुई थी। समस्तीपुर में, हाँ, ब्लास्ट जो हुआ था, उनकी मौत हुई उसी के वजह से। He was collector of इंदिरा जी, de facto collector of इंदिरा जी, और उसका ये एडवाइजर था जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। तुमने 2020 में जिस समय नरेंद्र मोदी ने डीए रोका, उस समय बड़ा हाहा किया था, इसने खुद किया था मनमोहन सिंह ने। और तुमने क्यों सीडीएस लगाई थी फिर 74 में? सबके ऊपर डंडा कर दिया था। जी मैं एक अभिषेक बनर्जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उसने और एक्सपोज किया इनको। मैं दिखाता हूं उसको, चाहे अगर स्ट्राइक आएगी तो उतना मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, उतना पोर्शन निकाल के बाहर कर दूंगा, बट माय आइडिया विल बी एटलीस्ट फुलफिल्ड कि मैं पब्लिक को दिखाना क्या चाहता हूँ। नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही है यार? सर अवगढ़ सर मेरा माइक का टेस्ट कीजिएगा, मेरा आवाज ठीक से आ रही है आपको? नेटवर्क बहुत खराब है। आ रही है। ठीक है, वही टेस्ट करना था। आप बोलिए, मैं म्यूट करता हूँ फिर से। सर सॉरी, मैं म्यूट करता हूँ। अवगढ़ बैठा था ना, अवगढ़ भाई बैक स्टेज पे था, बार बार बोल रहा था कि लीजिए। अभी है क्या? इसकी आवाज है? Anyways, but this is something that अभी आने दीजिए। हाँ जी a government and person really आवाज does आ not रही know how to run an economy. क्योंकि आप कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, अगर आपकी स्कीम अट्रैक्टिव होती तो लोग तो अपना पैसा खुद ही डिपॉजिट कर लेते ना, तो कंपल्सरी करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये देश कैसे चलता था? हमारे आज के जो लोग हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट कंट्री। आज अगर कोई सजेस्ट करे कि हर आदमी अपना पैसा सरकार के साथ कंपल्सरीली डिपॉजिट करे तो शायद इस देश में दंगे हो जाएंगे। बट ये देश कैसे चलता था और कैसे चलाया गया है 1991 तक, जब तक इस रियलिटी को हम फेस नहीं कर सकते हैं, फॉर मी इट इज अ वेरी बिग पॉइंट। इस डार्कनेस को, इस अंधेरे को जब तक हम लोग घुस करके इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, इस अंधेरे को महसूस नहीं करेंगे, हम पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो 91 रिफॉर्म्स की जो बात होती है, for many people in my generation and maybe younger than me, the only image from history they would have heard of Manmohan Singh if they were alive back then, and or if they have read anything about history, is that image of Manmohan Singh coming out
with the briefcase और फिर कहा जाता है that you know he unleashes this reform and opens this golden image of India. Well, ये आदमी आया कहाँ से? ऐसे हमारी इमेज बनाई जाती है कि इंडिया बहुत निखिल जी सुनाई दे रही थी वीडियो? जी वीडियो सुनाई दे रही है सर। हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। मुझे क्या हो गया? तो मुझे नहीं सुनाई दी। फिर से करता हूँ। दादा आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। सर एक ऑल्टरनेटिव ब्राउजर आप रख लीजिए, क्रोम गड़बड़ करता है कभी कभी। इसका ऑर्डर किसने दिया? सही में इसका ऑर्डर दिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। सुन रहे हो ना? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा कि अगर तुम्हें लोन चाहिए, ये अभिषेक जो बोल रहा है सुनाई दे रहा है वो? तुम्हारे हाँ देश जी। का दिवालिया हो चुका है। अच्छा। इंडिया इज कंप्लीटली मेरे भी बैंकरप्ट गड़बड़ है एज अ कुछ। रिजल्ट मैं ऑफ एक काम 40 करता हूँ, प्लस निकल years लेता हूँ of इसको, Nehruvian चलना socialism. India is completely bankrupt. I think और मुझे अगर restart आपको करना पैसा पड़ेगा चाहिए, इसको। अगर आपको भूखे नहीं मरना चाहते हो तो प्रतीक जल्दी भी से तो नहीं साइन है ना, करो और क्या ये क्या रिफॉर्म्स करूँ कर इसको? डालो। Anyway, और सुन इस लो, मैंने हालत तो में सुना हमने हुआ है। रिफॉर्म्स कर दिए। मैं अब इसको आप सोचिए कांग्रेस का मुझे भी सुनने में प्रोपेगेंडा मजा आएगा तंत्र ना, फिर कितना मजबूत ज्यादा है अच्छा रहेगा। कि ऐसी हालत में किए हुए रिफॉर्म को उसने अपने क्रेडिट के खाते में डाल दिया। इसको आप क्रेडिट कैसे कह सकते हैं? किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे ट्वीट का। यू नो, मान लीजिए आपके घर ये ख्याल आया कैसे? ये सुनाई दे रहा है क्या? सर बंद कर दिए तो आप तो नहीं, बंद उसको कर मैंने दिए। बंद कर दिया। उसका नाम था हाँ दादा ये भी सुनाई दे रहा है। कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। यूजुअली स्कीम जो होता है हमें लगता है कि तो हमारे फायदे के लिए कुछ आया है, पर ये कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम ये 70 के दशक में हुआ करता था। इसमें क्या होता था, हर टैक्स पेयर को अपनी इनकम के हिसाब से 4 से 8% अपना पैसा सरकार के साथ डिपॉजिट करना पड़ता था। एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट इट साउंड्स लाइक, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। आपको डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली सरकार मतलब आपका पैसा ले रही है। तो 70s के दशक में then I tried to dig up कि हमारे देश में इकोनॉमिक्स और फाइनेंसिंग सब चलाता कौन था। Now it might surprise you to know that 72 से 76 के बीच में जिस समय है ये कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, उस समय हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। And of course, I have looked into Dr. Singh's background in many ways, but this is something that truly struck me as an example of a government and a person who really does not know how to run an economy. क्योंकि आप समझ सकते हैं कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम, अगर आपकी स्कीम अट्रैक्टिव होती तो लोग अपना पैसा खुद ही डिपॉजिट कर लेते। तो कंपल्सरी करने की क्या जरूरत? मतलब ये देश कैसे चलता था? हमारे आज के जो लोग हैं उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी यूज्ड टू हैव इन दिस कंट्री। आज अगर कोई सजेस्ट करे हर आदमी अपना पैसा सरकार के साथ कंपल्सरी डिपॉजिट करे तो शायद इस देश में दंगे हो जाए। बट ये देश कैसे चलता था और कैसे चलाया गया है 1991 तक, जब तक इस रियलिटी को फेस नहीं कर सकते हैं। और इज अ वेरी बिग पॉइंट। डार्कनेस, इस अंधेरे को जब तक हम लोग घुस करके इसको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, इस अंधेरे को महसूस नहीं करेंगे, हम पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो 91 रिफॉर्म्स की जो बात होती है, for many people in my generation and maybe younger than me, the only image from history they would have heard of Manmohan Singh if they were alive back then, and or if they have read anything about history, is that image of Manmohan Singh coming out with a briefcase और फिर कहा जाता है that he unleashes this reform and opens this golden image of India. Well, ये आदमी आया कहाँ से? क्या ऐसे हमारी इमेज बनाई जाती है कि इंडिया बहुत मुश्किल में था और फिर एक सुपरमैन को कहीं बाहर से लाया गया और उसने सब चेंज कर दिया। पर ऐसा अगर आप सोचेंगे ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है इट्स टोटल लाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए किसने? साइन किया मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। लेकिन इसका ऑर्डर किसने दिया? सही में इसका ऑर्डर दिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक।
IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा कि अगर तुम्हें लोन चाहिए, अगर तुम्हें एड चाहिए, तुम्हारे देश का दिवालिया हो चुका है, India is completely bankrupt as a result of 40 plus years of Nehruvian socialism. India is completely bankrupt. और अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको भूखे नहीं मरना चाहते हो, तो जल्दी से साइन करो और ये रिफॉर्म्स करना। और इस हालत में हमने रिफॉर्म्स कर दिए। अब आप सोचिए कांग्रेस का प्रोपेगेंडा तंत्र कितना मजबूत है कि ऐसी हालत में किए हुए रिफॉर्म्स को उसने अपने क्रेडिट के खाते में डाल दिया। इसको आप क्रेडिट कैसे कह सकते हैं? किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे ट्वीट का कि मान लीजिए आपके घर में आग लगी है और आग लगने पर आप कुआं खोदने बैठे हैं। जो आदमी आग लगने पर कुआं खोद रहा है उसको आप विजनरी बता दिया, उसको तो विजनरी नहीं कहेंगे ना। यही तो मुहावरा है, आग लगने पर कुआं खोदना। इट्स कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, इट्स द ऑपोजिट ऑफ बीइंग अ विजनरी। लेकिन कांग्रेस का प्रोपेगेंडा तंत्र इतना मजबूत था कि उसने आग लगने पर कुआं खोदने को उसने विजनरी बता दिया। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली somebody told me कि अगर आपको ये पता करना है, आप सिंपली जा करके और कुछ आपको कई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। आप NCERT की 11वीं कक्षा की किताब इकोनॉमिक्स की खोल कर देखो, आप पुट इट ऑन द स्क्रीन, वहां खुद ही बताया जा रहा है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, नेहरूवियन सोशलिज्म जो हमारे देश में 1947 से लागू हुआ, इससे क्या नतीजा निकला? इससे हमारा देश पूरी तरह बर्बाद हो गया। और आप NCERT की किताब देख रहे हैं, ये तो सारे लिबरल्स की सबसे फेवरेट हुआ करती है। वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि ड्यू टू द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द 1980s, हमारे देश की हालत बहुत खराब हो गई, सारा डेफिसिट, और हमारे पास फॉरेक्स कुछ नहीं बचा, कोई हमारे साथ ट्रेड करने को राजी नहीं था। And we were in a situation of disaster. अब आप उसी NCERT किताब से अगला आप स्क्रीनशॉट देखिए, जिसमें ये बताया जाता है कि आखिर ये रिफॉर्म्स किए किसने। If you go to the next slide from here, so you see India approach, आप इसमें देखिए, और ये NCERT की किताब में पढ़ रहे हो, it's so simple. NCERT की किताब में लिखा हुआ है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से मदद मांगी कि हमारे देश का दिवालिया निकल गया है, पैसे दो। तो अब आप अगले स्लाइड में जाइए और देखिए NCERT की किताब क्या कह रही है। What does it say? कि अगर आपको $7 बिलियन का एड चाहिए, अगर आपको $7 बिलियन का एड चाहिए, तो आपको अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। साफ साफ तो कह दिया है IMF और वर्ल्ड बैंक में। आई वुड सजेस्ट आप एक बार फिर से स्लाइड को डालो, सो दैट इट कैन बी सीन हियर। So just a second, I'm getting the slide. Yeah, sorry. It is just, I've just, yeah, $7 billion card, right? They put it as a condition. Interesting. एक second. Yeah, here it goes. जी. $7 बिलियन का एड अगर आपको चाहिए, साफ साफ तो लिखा हुआ है, इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनैलिटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द IMF एंड अनाउंस्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। I'm not reading it from some propaganda website. I'm reading it straight from the स्कूल के बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स की किताब है। कहाँ है मनमोहन सिंह का नाम? मनमोहन सिंह का कोई रोल नहीं है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन लेकर आया? मनमोहन सिंह। ऑफ कोर्स इंडिया एक आजाद देश है, IMF हमसे जबरदस्ती तो कुछ नहीं करवा सकता। आप भूखे मर सकते हैं, उसकी आजादी है आपको। यू कैन रिड्यूस द कंडीशंस, बट अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आप भूखा नहीं मरना चाहते, तो यू हैव टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन एंड यू हैव टू ओपन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। So this is the much wanted reform done by Dr. Manmohan Singh. किसी ने बोला कि दिवालिया तुम्हारा पिट चुका है, पैसे चाहिए, तो ये मेरे कंडीशंस मानने पड़ेंगे। हमने साइन कर दिए और ये बन गया रिफॉर्म। ये है कांग्रेस का प्रोपेगेंडा तंत्र। Now, from this point of view, so this is truth number one. So इस वीडियो में what I want people to face are these what I call truth bombs. So truth bomb number one is economic reform of 1991. Had Manmohan Singh was just a technicality in that. So the reforms were forced by the IMF and the World Bank. और in fact जब मैंने ये चीज और भी ट्विटर पे डाली, so Twitter is an amazing resource ना, क्योंकि पूरी दुनिया के नॉलेज को आप यूज कर सकते हैं। लोग आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आते हैं। Then somebody showed me this cartoon of R.K. Lakshman, the legendary cartoonist, made in 1991, जहां वो दिखाते हैं कि IMF के दरवाजे से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह निकल रहे हैं और उनके हाथ ऐसे ट्विस्ट किए हुए हैं। और नरसिम्हा राव वो मनमोहन सिंह को कह रहे हैं कि अगर कोई पूछता है तो कहना कि हमने अपने हाथ को खुद ही मरोड़ दिया। If anyone asks, tell them that we twisted our hands we twisted them ourselves.
So it was a well-known fact at that time. और मतलब मैं हजार बातें बोल रहा हूँ और आरके लक्ष्मण वो एक जीनियस है, वो एक लेजेंड है, वो एक कार्टून से ही पूरी बात कह कि तो उनका कोई रोल नहीं है। आईएमएफ से दिखाया जा रहा है कि आईएमएफ से पैसे लेकर के पैसे की दो थैलियां लेकर के मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव निकल रहे हैं और पीछे आईएमएफ खड़ा हंस रहा है और पीवी नरसिम्हा राव वो डॉक्टर सिंह की तरफ देखकर बोलते हैं, if anyone asks, tell them we twisted them ourselves. So that's truth bomb number one कि इनका कोई रोल नहीं था. It was all forced by World Bank and IMF. Now truth number two is ये आदमी आया कहां से? How did Dr. Manmohan Singh become so powerful in the Congress ecosystem? इसके लिए the second thing I need people to realize is not only Dr. Singh is not the Mehta. So this is the legendary cartoon that I want everyone to look at. And so Dr. Singh did not save us from the 91 crisis. Dr. Singh brought the 1991 crisis. और ये मैं क्यों कह रहा हूं? Why am I being मैं इतना narrow minded, इतना तंग दिल क्यों बन रहा हूं? Why am I refusing to give him any credit? कम से कम रिफॉर्म में साइन तो उसने किया, बट ये क्राइसिस लेकर कौन आया? He did not solve the crisis, he created the crisis. क्योंकि 1971 से डॉक्टर मनमोहन सिंह is embedded as a key in the Indian economic system. So अगर आप उनका करियर देखें, it's totally remarkable. 1971 में he starts as economic advisor to the finance ministry. 72 से 76 तक आते, 72 और 76 के बीच में he's already chief economic advisor. उसके बाद वो आरबीआई के डायरेक्टर बनते हैं, उसके बाद वो आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, उसके बाद वो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद वो आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, उसके बाद जाकर के वो फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं. तो 1971 से लेकर के 1991 तक 20 सालों तक भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी जिसने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, उसको डिसाइड करने में these are very high posts, chief economic advisor, director of RBI, deputy chairman planning commission, governor of RBI, इन सबको हैंडल करने में, इन सबको क्रिएट करने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा. He was a very big supporter of Nehruvian socialism. This is the man in some ways who brought us the crisis of 91. आज जितने लोग, people who are still around, उनमें से if there is one person who you can still point to and say you were one of the powerful people who brought us the economic crisis, that would be Dr. Manmohan Singh. अब आप कॉमन सेंस लगाइए. आपको क्या लगता है डॉक्टर मनमोहन सिंह रिफॉर्मर कैसे हो सकते हैं? 71 से 91 के बीच में इतने सारे जो पोस्ट उनको मिले, आपको क्या लगता है ये सारे प्रमोशन उनको, he got them for speaking truth to power? आपको क्या लगता है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से जाकर वो कहते थे कि आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी एकदम गलत है, आप लोग गलत दिशा में ले जा रहे हो, और खुश होकर के इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनको प्रमोशन देते रहते थे? क्या ये कोई मान सकता है? Of course नहीं. Obviously he was also a Nehruvian socialist in that mold. और ये बात it's an obvious thing. And once you start realizing these things, you realize कि and 1991 में one more factor that I like to point out is उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की एज क्या थी? He was actually 59 years old. तो मान लीजिए 60 years old. आपको क्या लगता है 60 years की एज में उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ी? ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने नई इकोनॉमिक्स सीखी 60 साल की एज में. So नहीं, he was always 60 साल की एज में कोई रिफॉर्मर तो नहीं बन सकता. So he was always a key part of the Nehruvian socialism. He always believed in it. He always pushed it. He always fostered it. And that is why he was such a darling of Indira Gandhi and of Rajiv Gandhi and the entire Congress ecosystem, because he was a big supporter of Nehruvian socialism. Just that 91 में जब क्राइसिस हुई, इंडिया जब बर्बाद होने की कगार पे आ गया, तो IMF की कंडीशंस पर साइन ऑफ करने का क्रेडिट उन्होंने ले लिया. इसके अलावा उनका और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. And then, so that is truth number 2. That Dr. Manmohan Singh, he was a big supporter of Nehruvian socialism. He did not save us from the crisis, he brought us the crisis. Now there are other factors that I want to bring forth, जो कि लोगों के जहन में नहीं है. A lot of people don't realize कि 1991 तक. What you pointed out 1991 में अगर देखो तो 1960 से लेके 1991 तक India was only going down. Yes, this is right? Truth number 3. This is truth number 3 where I want to present hard statistics. अभी तक मैं anecdotes पे जा रहा था ना कि वो ऐसे promotions और these are sick things. अब आप direct data पे आइए तो इस देश में 47 और 91 के बीच में क्या हुआ है?
the average person in India would be shocked if they found out. इसलिए I would suggest कि आप वो yellow वाला graph फिर से डालें, because this is a graph that every Indian should see. In fact, I would say इसको आप print कर लीजिए और अपने घर में frame करके रख दीजिए और इसमें कभी नजर नहीं हटनी चाहिए. So this is the most ridiculous graph in the world. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप एक V shape देख रहे हैं. क्या है यहाँ पर? This is India's per capita GDP as a percentage of the world average. आप देख सकते हैं 1960 में ये जो एवरेज है वो 18% है. मतलब अगर दुनिया में एवरेज इंसान $1 कमा रहा है तो एक भारतीय सिर्फ 18 सेंट कमा रहा है. तो उसके बाद और ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये ब्लूमबर्ग का ग्राफिक है, ये किसी ने मैंने नहीं बनवाया है. आई नो सारे लिबरल्स दे हैव एन इमोशनल रिएक्शन, अब इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलेंगे. ठीक है, दैट्स फाइन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज बेटर देन वायर यूनिवर्सिटी. बट कि अगर आप देखें इस ग्राफ को तो ये ऊपर नहीं जा रहा है इंडिपेंडेंस के बाद, ये नीचे जा रहा है. टेक अ लुक एट दिस ग्राफ. 18% पर 1960 में if an average person in the world was making $1 and Indian was making 18 cents, और ये कहां नीचे की तरफ जा रही है, बी शेप देखिए, और ये 1991 में ये सबसे नीचे के पॉइंट पर आता है और ये कहां तक जाता है याद कीजिए. 18% से स्टार्ट किया था, अब वो 6% हो गया. मतलब 91 में अगर कोई वर्ल्ड में एवरेज इंसान $1 कमाता है तो ये सिर्फ 6 सेंट्स कमाता है. 1960 में 18 सेंट हुआ करता था, 1991 में 6 सेंट्स हो गया. मतलब 1960 और 1991 के बीच में हम दुनिया की तुलना में अमीर नहीं हुए, हम 3 गुना गरीब हो गए. आई डू नॉट बिलीव इसका कोई पैरेलल हो सकता है. सो और याद रखिए कि इस बीच में हमारे देश में सरकारें री इलेक्ट होती गई, लगभग एक ही पार्टी एक ही फैमिली की सरकार री इलेक्ट होती रही. तो ये किस प्रकार का अंधेरा है कि इसको शब्दों में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता कि ये किस कदर अंधेरा है कि कोई देश 3 गुना गरीब हो गया है और उस देश के लोग लाइन में लगकर धूप में खड़े होकर उसी को वोट दे रहे हैं जो कि उनको और भी गरीब बनाते जा रहा है. 3 गुना गरीब, 3 टाइम्स पूरा, 18% से 6%. उसके बाद क्या होता है? अब उसके बाद आप देखिए, आई से एक बार फिर से आप बस येलो ग्राफ एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए. वो येलो ग्राफ आप फिर से देखिए. सो इफ यू गो बैक, वहां से वी शेप शुरू होता है. 91 के रिफॉर्म्स के बाद देश का टर्न अराउंड शुरू होता है और टर्न अराउंड होते होते कहां तक पहुंचता है? आई शुड पॉइंट आउट 2014 आते आते हम लोग कहां थे? 1960 में 18% था, 91 में 6% था, 2014 में कितना था? 14%. आप यकीन कर सकते हैं 2014 में हम लोग समझते हैं कि देश काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन हम लोग 1960 से भी पीछे खड़े थे, 14%. और आज 2021 के बाद, अभी तो 2021 तक का डेटा है वर्ल्ड बैंक के पास, आज हम कहां खड़े हैं? आज हम खड़े हैं 18% पे. सो जो नुकसान 1991 तक हुआ उसकी भरपाई आज जाकर हुई है. 2021 में हम वहां खड़े हैं जहां हम 1960 में खड़े थे. देश का कितना भयंकर नुकसान हुआ है, इट्स डिफिकल्ट टू पुट इन वर्ड्स. आप समझ सकते हैं 1960 में हम जहां खड़े थे आज हम वहां खड़े हैं. 91 से लेकर 2021 तक लग गया उस नुकसान को भरने में. जो गड्ढा मनमोहन सिंह ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने देश के लिए खोदा था, उस गड्ढे को भरने में 2021 तक लग गया. आज हम वहां खड़े हैं जहां हम 1960 में खड़े थे. अब यहां से आगे की जर्नी वापस शुरू होती है. 18, 6, 18, ये 3 नंबर्स हमेशा याद रखिए. इसको बांग्ला में हम लोग कहते हैं प्रातः स्मरणीय. सुबह उठ के 3 बार दोहराइए 18, 6, 18. 91 तक किए हुए राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, इन्होंने जो नुकसान किया 91 तक, उसकी भरपाई 2021 में. और ये कितना भयानक है, दैट इज व्हाई आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट ग्राफ. आप जीडीपी पर कैपिटा का दिखाइए. अगर मैं किसी आम इंसान से पूछूं इंडिया में कि कौन ज्यादा अमीर है, भारत आगे है या अफ्रीका आगे है, सब सहारन अफ्रीका, व्हिच इज द पुअरेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, हम आगे हैं या वो आगे? तो एवरेज पर्सन को लगेगा नहीं, भारत तो सब सहारन अफ्रीका से रिच ही होगा, और ये बात सही भी है. बट सवाल ये है कि आपको कि कब जाकर के हम ज्यादा रिच हुए? वाज इंडिया रिचर देन सब सहारन अफ्रीका इन 1960? पता नहीं, लोग बोलेंगे पता नहीं. 1970
शायद 1980, 1990। तो सवाल यह है कि भारत, व्हेन डिड इंडिया बिकम रिचर देन सब सहारन अफ्रीका? कम से कम सन 2000 तक तो हो ही गया होगा ना, कितना कुछ हो चुका था देश में, शायद 2010 तक हो गया हो। ना ये चीज 1970 में हुई, ना 1980 में हुई, ना 1990 में हुई, ना 2000 में हुई, यहाँ तक कि 2010 में भी नहीं हुई। यहाँ तक कि 2014 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं रहे, तब भी भारत सब सहारन अफ्रीका से गरीब था। हम सब सहारन अफ्रीका से रिच कब हुए? 2015 में। इट्स माइंड ब्लोइंग कि अगर आपसे जी के सवाल में पूछा जाए कि अंडर विच प्राइम मिनिस्टर डिड इंडिया बिकम रिचर देन सब सहारन अफ्रीका, द आंसर इज नॉट नेहरू, द आंसर इज नॉट इंदिरा, द आंसर इज नॉट राजीव, इट्स नॉट नरसिम्हा राव, इट्स नॉट वाजपेयी, इट्स नॉट मनमोहन सिंह, द आंसर इज नरेंद्र मोदी। इट्स सो डिफिकल्ट टू बिलीव, क्योंकि हमारा इंप्रेशन है कि हम सब सहारन अफ्रीका से तो बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके होंगे, बट ये सच्चाई है 2015 तक लग गए हमें सब सहारन अफ्रीका से आगे बढ़ने में। और ये स्टेटिस्टिक सबको पता होनी चाहिए। सब सहारन अफ्रीका को छोड़ दीजिए, आज इंडिया से कोई भी पाकिस्तान के बारे में पूछता है तो हम हंसते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, और ये बात सही भी है, वो टोटल फेल्ड स्टेट है। तो मैं ये भी सवाल पूछ सकता हूँ आपसे कि क्या इंडिया पाकिस्तान से अमीर है? हाँ बिल्कुल है, पर ये कब हुआ? हमने पाकिस्तान को कब क्रॉस किया? ये भी सवाल हम पूछ सकते हैं। आप जीडीपी पर उसका शायद मैंने आपको ग्राफ नहीं दिया होगा। इंडिया ने, जैसे मैंने बताया कि 2015 में हमने सब सहारन अफ्रीका को क्रॉस किया, हमने पाकिस्तान को क्रॉस किया 2006 में, 70 में नहीं किया, 80 में नहीं किया, 90 में नहीं किया, 2006 में किया। मतलब 47 से 2006 60 साल लग गए हमें पाकिस्तान से आगे बढ़ने में। आज हम हंसते हैं पाकिस्तान पे, लेकिन 60 साल लग गए उनसे आगे बढ़ने में। तो आप सोचिए, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ नेहरूवियंस दे कम एंड दे शो मी, यू नो हमारे देश क्या था, तुम्हें नहीं पता भारत कैसा था 47 में, बिल्कुल। तो फिर वो बताएंगे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बस इतने साल थी, आज देखो कितनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ गई है। तो मैं बस वर्ल्ड बैंक के डेटाबेस में गया और पता किया कि ठीक है, देखो हमारा बढ़ रहा है। तो मैं बस नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने सोचा एक फेल्ड स्टेट से ही कंपेयर कर लेते हैं, पाकिस्तान से ही कंपेयर कर लेते हैं। और देखिए हाल आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए भारत की जो ब्लू लाइन है वो सीधे ऊपर बढ़ रही है, सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप पाकिस्तान की ग्रीन लाइन को देखिए, 1960 में वो हमारे बराबर है। आप देख रहे हो 1960 में पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत से बराबर है। उसके बाद आगे कौन बढ़ रहा है? भारत आगे बढ़ रहा है या पाकिस्तान? पाकिस्तान हम आगे बढ़ रहे हैं, सही बात है, वो तो बढ़ना ही है। दुनिया में मेडिकल चीजें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, साइंस इंप्रूव हो रहा है, बट आप देखिए पाकिस्तान जैसा देश हमसे आगे बढ़ रहा है। और ये स्टेटिस्टिक हमारे देश में कितने लोगों को पता है कि पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा बेटर आगे बढ़ती रही? हाँ सही बात है, आप जाकर के वहां देखिए 1994 में फिर पाकिस्तान, अब पाकिस्तान कोई वही मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, पाकिस्तान इज नॉट अ बेसिस फॉर कंपैरिजन। तुम्हें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान से कंपेयर करने में। बट आप सोचिए कि एक फेल्ड स्टेट लाइक पाकिस्तान, एक आतंकवादी राष्ट्र, एक आतंकवादी मुल्क जिसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, वो देश भी 1994 तक पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे ज्यादा। ये कैसे हो रहा था? मतलब हमारे देश को कितनी बुरी तरह चलाया गया। इसका हिसाब जब तक हम नहीं करेंगे, हम अपनी हिस्ट्री को समझ नहीं सकते। दिस इज माय ट्रूथ नंबर 3 एंड द फाइनल थिंग दैट आई वांट टू से इज ट्रूथ नंबर 4 इज, हम बार-बार इमरजेंसी का नाम आता है और एवरीबॉडी एग्रीज इट वाज अ बैड थिंग, पर ये इमरजेंसी आई क्यों? ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी लेकर आए, लेकिन क्या इंदिरा गांधी ने एक दिन सुबह उठ के सोचा कि चलो इस देश में डेमोक्रेसी बहुत हो गया, बंद कर देते? क्या ये वजह थी इंदिरा गांधी इतनी घबराहट हो गई? उसकी रियल रीजन मैं आपको बताता हूँ कि 1975 में इमरजेंसी आई, 1974 में आप भारत की हालत चेक की, वो क्या थी? 1974 में भारत की जीडीपी ग्रोथ थी सिर्फ 1%। अब वो ऑलरेडी खराब है, लेकिन उस समय भारत की इन्फ्लेशन कितनी थी? आज 5% इन्फ्लेशन होता है, कहते हैं विद इन कंफर्ट लेवल। 6-7% होते होते हम कहते हैं महंगाई हो गई। 8 के पास चली जाती है तो फिर तो हम एकदम ही गुस्सा हो जाते हैं, इतनी महंगाई को कैसे जी सकते हैं? 10% यूपीए 2 के समय था, तभी पूरी सबकी सरकार ही गिर गई महंगाई की वजह से। 1974 में भारत की इन्फ्लेशन, महंगाई दर थी 29%। 29% इन्फ्लेशन आप इमेजिन कर सकते हैं। अभी हमारा इन्फ्लेशन है 6% और लोग कह रहे हैं कि सरकार को केयरफुल होना चाहिए क्योंकि लोग महंगाई से बहुत नाराज हैं। 29% इन्फ्लेशन थी 1974 में।
और जीडीपी ग्रोथ रेट थी 8%। और उस समय हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप देख रहे हैं ना वो स्लाइड की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, शूट अप कर रहा है। दैट इज 1974, वो जो साल है, वहां पे 29% इन्फ्लेशन। उसके बाद फट से इमरजेंसी इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि जब 29% इन्फ्लेशन होता है तब तो जनता सड़कों पे आती है ना, तब आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। 29% इन्फ्लेशन पे आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, आप चुनाव में जनता को नहीं फेस कर सकते, आपको तो इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी। सो इमरजेंसी क्यों लगी? दिस इज ट्रूथ नंबर 4। इमरजेंसी लगी मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। इस वजह से उनको लगाना पड़ा, क्योंकि आप चुनाव में नहीं जा सकते 29% इन्फ्लेशन और 1% जीडीपी ग्रोथ के साथ। तो जनता आपके खिलाफ पूरी तरह भड़क जाएगी, इसीलिए उनको डेमोक्रेसी को रोकना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद अचानक से कंट्रोल्स लगा दिए गए तरह तरह के, और आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन 29% पे था, अचानक से वो -8% पे चला गया। वो भी उतना ही भयानक है, बाय द वे आई शुड पॉइंट आउट। डिफ्लेशन -8% इन्फ्लेशन, वो भी बहुत भयानक है। उसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। -8% कभी भी नहीं होना चाहिए। महंगाई 2 से 3% वो सही है, हमारे देश डेवलपिंग कंट्री है, 4-5% तक सही है, लेकिन 8% नेगेटिव इन्फ्लेशन भी बहुत ही भयानक है। इसका मतलब है कि आपकी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह थम गई है। So this is the transcript of Manmohan Singh's work as chief economic advisor between 1972 and 1976. Total disaster. लेकिन डिजास्टर किसके लिए? देश के लिए। डॉक्टर सिंह के लिए तो डिजास्टर नहीं था, उनको तो प्रमोशन मिलते गए, वो तो पावरफुल होते गए, और यहां तक कि वो पावरफुल होते होते देश के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। और जब देश पूरी तरह बर्बाद हो गया तो आईएमएफ से एड के लिए उन्होंने कंडीशनलिटी पे साइन कर दिया और बन गए वो रिफॉर्म्स के फादर। आई डोंट नो किसने कहा था कि इज एन अंडररेटेड पॉलिटिशियन एंड एन ओवररेटेड इकोनॉमिस्ट। आई थिंक इससे ज्यादा ट्रू बात कभी डॉक्टर सिंह के बारे में कहीं नहीं गई। So we should really know this. और यही मैं कहना चाहता था। Right. Thank you so much, Abhishek. I think a lot of people don't know us. जी शुरू सर। करो भाई साहब लोगों। चल भारती साहब नमस्कार। बीबी दादा जय प्रणाम, भारती सर। हेम दादा प्रणाम 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 दादा। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं सर? मैं सर दादा जय बिल्कुल दादा ठीक हूँ। नमस्कार। अरे परमवीर नमस्कार मेरे भाई हिरोन में, और अपना निखिल जी प्रणाम। अरे वो अपने नमस्ते। ठाकुर जी कहाँ हैं आज? उनसे तो खास बात करनी है आज। हाँ वो निखिल विक्रम साहब सिंह तो जी हैं कहाँ इधर हैं? ही। कहाँ है? नमस्ते दादा, आज यहीं पर उन्होंने है। जो प्रति व्यक्ति था, आप सुनाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए जिम्मेदार था, उससे हम लोग समझते हैं कि उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने का काम किया। अब धीरे धीरे समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं, लेकिन आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्गति हुई आजादी के बाद, और 1991 में जब हमने आर्थिक सुधारों को लागू किया, तब तक की कहानी सुनेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि दरअसल हुआ क्या है। असल में एक वीडियो देखा मैंने पिछले दिनों, अभिषेक बैनर्जी ने इसके बारे में चर्चा की, विस्तार से चर्चा की। उसी वीडियो से कुछ चीजें ली हुई है, कुछ जोड़ी हुई है, लेकिन तथ्यों के आधार पर यह बात कही जा रही है। कोई किसी की ओपिनियन, किसी की राय या किसी विद्वेष या राग किसी वजह से नहीं, जो तथ्य बताते हैं उनके अनुसार। 1947 में जब हम आजाद हुए तो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी का एवरेज जो प्रति व्यक्ति था, वो भारत के हिस्से में जो आता था वो 18%। यानी अगर दुनिया भर में लोग $1 कमा रहे थे, एक प्रति व्यक्ति कमा रहा था, तो भारत के लोग 18 सेंट उनकी कमाई थी। अब आप देखिए वहां से 91 तक का सफर देखिए। 1960s के आते आते ये घटता रहा। 1991 में जब हमने आर्थिक सुधार लागू किए तो ये 6% पर, यानी दुनिया में लोग $1 कमा रहे थे तो भारतीय 6 सेंट कमा रहे थे।
ये आर्थिक व्यवस्था थी। ये नेहरूवियन जो सोशलिज्म है, नेहरूवादी जो समाजवाद था, उसकी देन थी, उस अर्थव्यवस्था की। आर्थिक सुधारों को लागू करने के बाद और जो कुछ कदम उठाए गए उसके बाद, अलग अलग सरकारों ने उठाए, उसके बाद 2014 में 2014 में ये 14% पे आया और आज हम 18% पर हैं। कहाँ हैं? जहां हम 1960 में थे। 1960 में मतलब 47 से लेकर उसके बाद जो नेहरूवादी समाजवाद ने, इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ ने और राजीव गांधी की सरकारों ने जो गड्ढा खोदा, उसको भरते भरते 75 साल लग गए। आप इस बात को समझिए कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया और इसमें एक व्यक्ति कांस्टेंट रहा। जवाहरलाल नेहरू बने प्रधानमंत्री, फिर इंदिरा गांधी बनी, बीच में लाल बहादुर शास्त्री भी बने कुछ समय के लिए, फिर राजीव गांधी बने। ये सब चलता रहा, लेकिन एक व्यक्ति जिसको मैं खलनायक बता रहा हूं, जो नायक समझा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका करियर ग्राफ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। विभिन्न सरकारों के साथ नेहरूवियन जो सोशलिज्म था, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसके कर्णधारों में अगर गिनती होगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो 1966 से 1969 तक अंकाड में रहे, फिर उसके बाद 69 में वहां से लौटे तो ललित नारायण मिश्रा ने उनको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में एडवाइजर बना दिया। अब आप देखिए, यहाँ से उनकी यात्रा शुरू होती है भारत सरकार में। 1972 में वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में और 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। तो किस चीज का इनाम मिला? एक उन्होंने बड़ी नायाब योजना लागू की थी जिसका उन्हें इनाम मिला। अर्थव्यवस्था की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। विकास के लिए, विकास योजनाओं के लिए पैसा नहीं था। पैसा कैसे जुटाया जाए, कहां से जुटाया जाए, उसका बोझ डाला गया आम आदमी पर। कैसे डाला गया? एक नई स्कीम लॉन्च हुई जिसको कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम कहा गया। ये स्कीम लागू हुई 1974 में। 17 जुलाई 1974 को 1974 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया और इसे नाम दिया गया कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम इनकम टैक्स पेयर्स ऑर्डिनेंस और 15 नवंबर 1974 से ये स्कीम लागू हो गई। अब जरा समझिए ये स्कीम थी क्या। इस स्कीम के तहत इस बात को अनिवार्य कर दिया गया कि 15,000 से 25,000 तक की आमदनी वालों को अपनी आमदनी का 4% इस कंपल्सरी डिपॉजिट में लगातार 2 साल तक हर महीने जमा करना पड़ेगा और 25,000 से 70,000 की जिनकी आमदनी है उनको 1,000 रुपए प्लस 25,000 से ऊपर जो आमदनी है उसका 6% जमा करना पड़ेगा और 70,000 से ज्यादा आमदनी वालों के लिए तय किया गया कि उनको 3,700 रुपए और प्लस 70,000 से ऊपर की जो आमदनी है उसका 8% जमा करना पड़ेगा सरकार के पास, सरकारी बैंकों में। ये पैसा 2 साल तक जमा होगा। उसके बाद 2 साल बाद 5 समान किश्तों में आपको वापस मिलेगा और इस पर चक्रवृद्धि दर से ब्याज नहीं मिलेगा। सामान्य ब्याज जो बैंक का है, जो अधिकतम उस समय रेट जो चल रहा था, उसके अनुसार ब्याज मिलेगा। आज जरा सा आप 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ये कहे लोगों से कि पैसे की जरूरत है, हमें कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम ला रहे हैं, इतने पैसे आपको 2 साल के लिए जमा करने पड़ेंगे जो आप निकाल नहीं सकते, किसी भी स्थिति में नहीं निकाल सकते। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उसका नतीजा क्या होगा। पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। वैसे ये स्कीम, इस तरह की स्कीम 1963 में भी लाने की कोशिश हुई थी। मुझे अब ये पता नहीं चल सका कि वो लागू हुई कि नहीं। उस स्कीम में तो जो लैंड रेवेन्यू देते हैं गांव में, यानी जिनके पास जमीन है, मालगुजारी देते हैं, उनको भी जमा करना था और जो किसान के रूप में उनकी कृषि आय है, उसके अलावा अगर कोई आय है और इनकम टैक्स देते हैं तो उनको भी जमा करना पड़ेगा। जो हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं उनको भी जमा करना जरूरी था और इसमें सरकारी और निजी कंपनियों के सारे कर्मचारियों के लिए जरूरी था। अब ये मैंने बड़ी खोजने की कोशिश की कि यह स्कीम लागू हुई कि नहीं हुई, इसका मुझे कोई प्रमाण मिला नहीं, इसलिए इसके बारे में आगे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन 74 में जो स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह लेकर आए वो लागू हुई
तो 1976 में जब वो वित्त सचिव बने तो उनको इसी स्कीम को लागू करने का इनाम मिला था। अब आप देखिए कि सीढ़ी कैसे वो चढ़ते गए, और वो सीढ़ी अब आज देखेंगे तो लगेगा कि सीढ़ी नहीं, लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। 76 से 80 तक वो वित्त सचिव रहे, 80 से 82 तक वो योजना आयोग के सदस्य बने, और 82 में उनको आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना दिया गया। 3 साल रहे, और वहां से निकलते देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेरोजगारी कभी नहीं देखी। वहां से निकलते ही उनको 1985 में प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद वो जेनेवा में एक थिंक टैंक था, उसके सेक्रेटरी जनरल बनाकर भेजे गए। यहाँ वो 1987 से 1990 तक रहे, और 1990 में वो दिल्ली आते हैं, भारत आते हैं, और प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर बन जाते हैं। उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। अब ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती, ये संयोग नहीं हो सकता, ये किसी न किसी बड़ी योजना का हिस्सा निश्चित रूप से था। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सक्रिय हो चुके थे। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो चुकी थी, भारत को कर्ज की जरूरत थी, उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट मुश्किल से 15 दिन का बचा हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज $7 बिलियन का, सिर्फ 7 बिलियन डॉलर का लोन चाहिए था। प्रपोजल आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से आया था, और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन जाते जाते उससे अपने लिए एक नई नौकरी का इंतजाम करवा लिया, यूजीसी के चेयरमैन बन गए। आपको कोई ब्यूरोक्रेट और भारत में नहीं मिलेगा, भारत के पूरे 75 साल के इतिहास में, जो लगातार इस तरह से जो है एक के बाद एक पद पाता रहा हो। लेकिन 1974 की बात करना बहुत जरूरी है अभी फिर से। 1974 में महंगाई की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी, 28% पर इन्फ्लेशन पहुंच गया था। आज जो लोग 7% से ऊपर होने पर, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद सवाल उठाते हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर, उनको जरा याद कर लेना चाहिए कि 1974 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मानी जाती थी। उस समय देश की विकास की दर सिर्फ 1% 1% थी। तो 1974 और 1975 तो आपको याद ही होगा, जब इमरजेंसी लगी। हम सब लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उस जजमेंट के मुताबिक, इसलिए वो उन्होंने जो है इमरजेंसी लगा दी। ये तो एक कारण था, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दूसरा कारण भी था जिसको छिपाया गया। उस समय कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने उनको सलाह दी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोकसभा बंद कीजिए और फिर से चुनाव करा लीजिए, आप जीत कर आ जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जानती थी कि ऐसा नहीं होने वाला है। अगर 1975 में वो चुनाव में जाती, लोकसभा चुनाव में, तो लोग सड़कों पर उतर आते। जिस हालत में महंगाई थी, जिस हालत में देश की अर्थव्यवस्था थी, उसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। इमरजेंसी लगाने का ये भी एक बड़ा कारण था, जिसके बारे में आज तक बताया नहीं गया। अर्थव्यवस्था की मुद्दे को लेकर जो इतनी आजकल आलोचना होती है, तो इतिहास के पन्नों से इन घटनाओं को दबा दिया जाता है। आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था की हालत, जो सब सहारन कंट्रीज हैं, उनसे हम अमीर कब हुए, उनसे ज्यादा अमीर 2015 में। उससे पहले तक उनसे भी गरीब थे। जब देश की अर्थव्यवस्था 1% की दर से बढ़ रही थी, जब इन्फ्लेशन 28-29% था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की क्या भूमिका होती है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। उस सड़े हुए सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को डुबोया, जिसको कहा गया नेहरूवियन सोशलिज्म। उसने इस देश का जितना नुकसान किया, उसके बाद इंदिरा गांधी की पॉलिसीज ने जितना नुकसान किया अर्थव्यवस्था का, कोई सरकार नहीं कर सकती। और 90 में चूंकि चंद्रशेखर की सरकार थी, तो ऐसा माहौल बनाया गया कि बस 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, उसी में सब गड़बड़ हो गया। उस समय हमारे पास सिर्फ 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था, भारत डिफॉल्ट करने वाला था, दिवालिया होने वाला था।
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हम लोन मांग रहे थे। कितना लोन? सिर्फ $7 बिलियन। आज $600 बिलियन से ज्यादा का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लेकिन मोदी ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। उस $7 बिलियन के लिए आईएमएफ ने जो जो शर्तें कही वो हमको मानना पड़ा। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में आर.के. लक्ष्मण का एक कार्टून छपा, अभिषेक बनर्जी ने उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा उस कार्टून में दिखाया है कि आईएमएफ के दफ्तर से मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव निकल रहे हैं, बोरे में पैसे लिए हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बाहर लोगों से कह देंगे उन्होंने अपना हाथ खुद ही मरोड़ लिया है, एक हाथ पीछे मुड़ा हुआ है। पीछे आईएमएफ के चेयरमैन को दिखाया है जो मुस्कुरा रहा है। भारत ने 1991 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर किया। उसमें मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव का कोई योगदान नहीं था। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर हुए। अगर नहीं मानते तो वो $7 बिलियन का लोन नहीं मिलता और भारत दिवालिया हो जाता। तो उसमें कोई कारीगरी नहीं थी मनमोहन सिंह की, जिनको पेश किया जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म का जनक माना जाता है उनको, कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था बदल दी। ऐसा क्या हो गया कि नेहरूवियन सोशलिज्म के पक्के अनुयायी डॉक्टर मनमोहन सिंह अचानक पूंजीवाद के समर्थक हो गए और रात रात हो गए। ये समझने की जरूरत है। तो देश की अर्थव्यवस्था की जो दुर्गति रही 1947 से 1991 तक, उसमें एक व्यक्ति, फिर कह रहा हूं, अगर कांस्टेंट रूप से, स्थायी रूप से लगातार आपको दिखाई देगा तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह। दूसरे किरदार बदलते रहे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार आपको हर जगह, हर रिजीम में दिखाई देगा। उन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम मानते हैं कि उन्होंने देश को सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबार लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है। जो सच है उसको कैसे छिपाया जाता है और जो सच नहीं है उसको कैसे किस रूप में पेश किया जाता है। तो जो जिम्मेदार होना चाहिए था देश की अर्थव्यवस्था की दुर्गति का, उसको देश की अर्थव्यवस्था उबारने का सेहरा पहनाया गया। तो देश की अर्थव्यवस्था लगातार बर्बाद होती रही, लेकिन दो लोग बढ़ते रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी। चुनाव दर चुनाव देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ढकेलते रहे और लोगों के सामने इस तरह पेश किया कि लोग उनकी बातों में आकर वोट देते रहे। ये होती है नैरेटिव की ताकत। ये होता है कि आप अपना पक्ष किस तरह से पेश करते हैं। ये होता है कि आप सच को किस तरह से दबाने में कामयाब होते हैं। ये होता है कि आप किस तरह से झूठे सपने दिखाते हैं। आप किस तरह से सच्चाई को दबा कर रखते हैं। और लोगों, केवल इतना नहीं कि सच्चाई को दबा दिया, बात यह है कि जो वास्तविकता थी उससे ठीक उल्टी तस्वीर पेश की। और हम आप सब लोग इसको मानते रहे, आज भी मानते हैं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ना होते तो भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में डूब गई होती, हमारा देश दिवालिया हो गया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह सबके लिए जिम्मेदार है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। और उनको जिन लोगों ने बढ़ाया, जिन लोगों ने बनाया, उनकी उससे ज्यादा बड़ी भूमिका है। तो कांग्रेस पार्टी ये जो दावा करती है कि अर्थव्यवस्था को तो हम ही ने संभाला, अर्थव्यवस्था को तो ठीक हम ही ने किया, देश को प्रगति के पथ पर तो हम ही ले गए, देश का विकास ही ना होता अगर कांग्रेस पार्टी ना होती, देश जो नेहरू की पॉलिसीज थी, उनकी नीतियां थी, उनकी जो मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी थी, उसकी वजह से देश में इतनी तरक्की हुई, लोगों को रोजगार मिला, उसकी वजह से लोग रोजगार से वंचित हुए, उसकी वजह से जो ये लाइसेंस परमिट का राज था उसके संरक्षक रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसको खत्म करने की जो शर्त आई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ओर से, उसको भी लागू करने वाले वही रहे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का कोई सैद्धांतिक कमिटमेंट नहीं था और उनको लगातार पुरस्कार मिलता रहा। 91 का पुरस्कार उनको ये मिला, वित्त मंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और देश ने घोटालों का ऐसा दौर देखा जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। $1.8 बिलियन का सिक्योरिटीज स्कैम
डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में हुआ। जब शेयर मार्केट में गड़बड़ी को लेकर संसद में सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि मैं शेयर मार्केट की गतिविधियों को लेकर अपनी नींद नहीं खराब करता। पूरे देश की नींद खराब हुई, जाने कितनी सैकड़ों हजारों लोग बर्बाद हो गए, लेकिन मनमोहन सिंह पर कोई आंच नहीं आई। उसकी कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही उन पर नहीं आई। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, CWG घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, तमाम घोटाले, विमान खरीद का घोटाला, मतलब घोटाले ही घोटाले, बस सुनते लें, ये हालत हो गई थी। इतने बड़े घोटालों की सरकार का मुखिया आज भी सबसे ईमानदार माना जाता है। ये फिर कह रहा हूं, ये है नैरेटिव की ताकत। मतलब ये, अगर मनमोहन सिंह को ईमानदारी का तमगा देना है तो ये मानना पड़ेगा कि उनके रिजीम में जितना भ्रष्टाचार हो रहा था, जितने घपले घोटाले हो रहे थे, उनमें उनकी भूमिका तो नहीं ही थी, उनको कोई जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि किसी के खिलाफ एक्शन तो उन्होंने लिया नहीं। आप कह सकते हैं कि उनको एक्शन लेने की उनकी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास इस्तीफा देने की तो ताकत थी, उसका तो अधिकार था। एक ईमानदार आदमी बेईमानी के इतने बड़े महासागर में कैसे आराम से रह सकता है? लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, और आज तक उन्होंने कभी इस पर अफसोस जाहिर नहीं किया। आज तक उन्होंने इस बात को लेकर कोई खेद नहीं जताया कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश में इतने घोटाले हुए, बल्कि समय पड़ने पर हर बार बचाव ही किया घोटालेबाजों का और घोटालों का भी। तो इसलिए मैं कहता हूं, नैरेटिव की ताकत को समझिए। वो झूठ को सच और सच को झूठ बना देता है, और झूठ को इस तरह से पेश करता है कि हमें लगता है कि इसके अलावा तो और कुछ सच हो ही नहीं सकता, ये अंतिम सत्य है। तो इसलिए अपने आंख, कान और दिमाग खुला रखिए, देखिए कि क्या हो रहा है। तो इस फ्लोर इज योर्स नाउ, कम ऑन। जी सर। ये दो वीडियो थे जिनको देख करके मैं इंस्पायर हुआ था कि एटलीस्ट पता नहीं पब्लिक को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ये मेरा एक अपना इंटरेस्ट था, तो मैंने शेयर किया। बाकी तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बताओ क्या। काफी इंफॉर्मेटिव रहा सर, इतना तो पता ही नहीं था हमें। खास करके वो ग्राफ जो दिखाए गए, उससे तो मतलब जो होश उड़ गया एकदम। दादा एक चीज बताइए। आदमी के लोग कदम चूमते हैं। दादा हाँ, एक चीज बताइए कि अपना जैसे वीडियो में बताया कि अपना 2013 या इससे थोड़ा सा पहले तक हम गरीब थे, तो अपना मोदी साहब ने ऐसा क्या कर दिया ये अपना 8-9 सालों के अंदर अंदर कि हमारी इकोनॉमी भी अपना ठीक ठाक हो गई है। तेजवीर क्या है, अब 91 पे चले जाते हैं ना। 91 में हमारी जो क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन का जो रेट था वो 29% था ना। सॉरी, क्या बोलते हैं, जीडीपी जो है वो 6% थी। मतलब अगर $1 कोई कमाता तो हमारा जो हिंदुस्तानी था वो सिर्फ 6 सेंट कमाता था। वहां से सेंट क्या होता है? सेंट अमेरिकन, सेंट किसे बोलेंगे? अमेरिकन करेंसी है। $1 से नीचे एकदम 1 पैसा मान लो। अरे राजीव, 100 सेंट का $1 होता है ना। हाँ, तो 1 पैसा। ऐसा कर लो राजीव, तुम 100 रुपए कर लो। अगर दुनिया 100 रुपए कमाती है तो हम 6 पैसे कमा रहे हैं, इसको ऐसे कर लो। ठीक है। तो 91 में हमारा मतलब जो जीडीपी है वो 6 आ गया था। उसके बाद में जब रिफॉर्म चालू हुआ तो धीरे धीरे पिकअप करना शुरू हुआ, और वो पिकअप करते 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 मतलब ग्रेजुअली पिकअप कर ही रहा था। पर 2014 तक वो मेरे ख्याल में 14% आ गया था। फिर भी हम लोग 1960 से नीचे ही थे। अब क्या हुआ कि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो इकोनॉमी ने पिकअप क्यों किया है? क्योंकि जो घोटाले और घपले होते हैं वो नहीं हो रहे हैं ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हमारे को आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। यहाँ पर लोग बाग अपना काम खुद कर रहे हैं।
खुद पैसा कमा रहे हैं, उस चक्कर में जीडीपी बढ़ रही है। ये और ये एक नोटबंदी भी थी, ये अपना टाइम में आई थी, तो उसका भी अपना साथ में रहा हाँ, होगा। पहले खुला में जो आई थी उसका हर एक का कम्युलेटिव इफेक्ट है ना। जो प्रोग्रेस की आप बात बिल्कुल कर दादा। रहे हैं, इसके लिए आप नरेंद्र मोदी जी के थोड़ा और पहले आना पड़ेगा आपको, कि प्रोग्रेस के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट ये चाचा तो अपना बंटाढार करके बैठे थे, प्रोग्रेस के लिए सबसे आगे आए थे, जो सबसे बड़ा फैक्टर उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सीटीबीटी वाला इश्यू याद आया? सीटीबीटी वाला इश्यू कब हुआ था अपना? 99 में, याद आया इसे आपको? कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हाँ। तो दोस्तों, मनमोहन सिंह के बारे में आपको ये वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। देखिए आप, इस आदमी को बिना मतलब में लोग बाग रिफॉर्मर बोलते हैं और हमारा जो मतलब इकोनॉमिक टर्न अराउंड बोलते हैं। ये आदमी पूरी जिंदगी भर नौकरी करता रहा कांग्रेस की, और उसी चक्कर में मैं तो बोलता हूँ नौकरी करते करते प्रधानमंत्री की भी इसने नौकरी की है। असल में प्रधानमंत्री तो सोनिया गांधी थी, और इसको लोग बाग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक है, उनका प्रोटोकॉल है, उनकी मजबूरी है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना है। मैं तो स्पेड को स्पेड ही बोलूंगा। अगर कोई आदमी हिंदुस्तान के लिए खराब था तो हम उसको खराब बोलेंगे, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे वो जवाहरलाल अपना राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को थोड़ा सब मतलब शेयर करिए और लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेंबरशिप लीजिए भाई। मेंबरशिप लेने से हमारे को, आपका मेंबरशिप लेने से मेरी चैनल की रीच बढ़ती है, यूट्यूब को थोड़ा फायदा होता है कि हाँ भाई ठीक है, मेरे पास भी मेंबर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इश्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।